हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहां भी होंगे ठीक होंगे। अगर आप ये स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो इसे पूरा समझने के लिए आपको इसका पिछला पार्ट जरूर देखना चाहिए। आरोही कोठी के अंदर आते ही वह जल्दबाजी में किसी से टकरा गई और गिरने लगी, लेकिन तभी उस शख्स ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे थाम लिया। आरोही ने नजरें उठाकर देखा तो सामने युग खड़ा था। आरोही झट से उससे दूर हो गई। युग ने पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो। आरोही ने तुरंत बताया, आरोही, हमें सोहम जी से मिलना है। युग ने मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा, तो मैं क्या बोलूँ उससे। कौन हो और कहाँ से आई हो। आरोही ने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब देती है, बस हमारा नाम ही काफ़ी है। युग हंसते हुए वहाँ से जाने लगा। वाह, क्या स्वैग है इस लड़की का। वहीं दूसरी तरफ दक्ष जी एक लोकल पुलिस स्टेशन पहुंचा और सब लोग उसे देखकर सर सर कहने लगे। एक अधिकारी ने दक्ष जी को बैठाते हुए पूछा, सर, आपको कुछ चाहिए। दक्ष बोला, हाँ, चाय लाओ। जैसे ही दक्ष ने अपने हाथ में चाय का कप पकड़ा, तभी यादव एक मध्यवर्ती आदमी मुंह में इलायची चबाते हुए थाने के अंदर आया। यादव की शक्ल बहुत भयानक सी थी। उसने दक्ष को प्रणाम किया, जिस पर दक्ष ने उसे एक नोट का बंडल दिया। यादव ने मुस्कुराते हुए दक्ष से पूछा, केस क्या है। दक्ष बोले, किडनैपिंग का। तभी यादव ने सिगरेट जलाते हुए पूछा, कैसा केस बनेगा। दक्ष ने जवाब दिया, तगड़ा वाला। यादव ने मुस्कुराते हुए पूछा, और बकरा कौन है। प्रदीप गुप्ता। यादव ने धीरे से सिर हिलाकर कहा, समझ गया। कुछ और। दक्ष ने उठते हुए बोले, आरोही का स्टेटमेंट तैयार करवा लो और प्रदीप गुप्ता को फ्रेम करने के लिए सब कुछ तैयार रखना। यादव मुस्कुराते हुए बोला, समझ गया दक्ष जी। वहीं दूसरी तरफ युग सोहम को बुलाने जा रहा था कि तभी सोहम जल्दी से सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आ गया और आरोही को देखते ही बोला, ओ आरोही, तुम यहाँ। मैं भी तुमसे मिलने ही आ रहा था। चलो गार्डन में चलकर बात करते हैं। आरोही ने धीरे से अपना सर हाँ में हिलाया और सोहम के साथ बाहर गार्डन में चली आई। आरोही अब कुछ बिना सोचे समझे सीधे सोहम की आंखों में देखते हुए बोली, सोहम जी, हम ये शादी नहीं करना चाहते। हम अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। बाबा को लगता है कि हम अपने पति की कमाई से ही गुजारा कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम अपने पैसे खुद कमा लेंगे तो किसी के साथ की ज़रूरत नहीं होगी। मेरा काम तो पहले ही देख लिया है आपने। आप जानते हो कि हम काम को अच्छे से कर सकते हैं। हमें एक मौका और दे दो। सोहम ने कुछ सोचते हुए पूछा, तुम कौन कौन से तरह की कढ़ाई कर सकती हो। आरोही तुरंत बोली, जैसे करके दिया था वैसा। सोहम ने विचार करते हुए कहा, आरोही, इसमें कोई शक नहीं है कि तुम्हारा काम बहुत अच्छा था। तुमने कुछ अलग ही तरह की डिज़ाइन बनाई जो कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन मुझे वैरायटी चाहिए। आरोही ने पूछा, मतलब कैसा डिज़ाइन चाहिए। सोहम बोला, दादाजी तुम्हें मेल में काम करने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। मैं उनसे एक बार और बात कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हारा काम बहुत ही अलग होना चाहिए। इधर आरोही और सोहम आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी दक्ष बड़ी कोठी वापस लौट आए। हालांकि उनकी नज़र सोहम और आरोही पर नहीं पड़ी थी। जैसे ही दक्ष जी ने बड़ी कोठी में कदम रखा, वैसे ही राधिका ने उनका रास्ता रोक लिया और बोली, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। आरोही के बारे में। मैंने उसकी आंखों में कुछ करने की चाह देखी है, वही चाह जो कभी मेरे अंदर थी। उसे एक लड़की होने की सज़ा मत दो। दक्ष ने सख्ती से जवाब दिया, आरोही मिल में काम नहीं कर सकती है। ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है कि कोई भी मुंह उठा के खेलने चला आएगा। राधिका ने बिना डरे अपनी बात रखी, लेकिन उस लड़की ने अपनी क्षमता साबित की है। दक्ष इनकार करते हुए बोला, मैंने एक बार मना किया ना, तो बस कर दिया। वैसे तुमको उससे इतनी हमदर्दी क्यों है। राधिका बोली, मुझे सोहम ने बताया कि उसके घर में पैसों की बड़ी समस्या है। बेचारे को पैसे कमाने का मौका तो दे दो। अब दक्ष जी ने गुस्सा करते हुए कहा, तुम तो पैसों की बात ही मत करो। एक्सीडेंट करा के अपाहिज बन गई। ससुराल वालों ने भी निकाल फेंका था तुम्हें। तब से बैठ गई हो मेरे सिर पर बोझ बनकर। तुम्हारा सोहम तुमको खिलाता है या मैं। राधिका रोते हुए बोली, दक्ष, ये क्या बोल रहे हो। दक्ष ने नीचे देखते हुए कहा,
तुम भगवान से प्रार्थना करो कि वो जल्दी तुम्हें उठा ले। यहाँ पर वैसे भी तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। दक्ष इतना कहकर अपने कमरे में चला गया। राधिका वहीं व्हील चेयर पर बैठे हुए रोती रही। दक्ष अपने बेड पर आराम कर रहा था कि तभी अचानक से उसका फ़ोन बजने लगा। उसने हंसते हुए फ़ोन उठाया और बोला, हाँ बोलो। फ़ोन के दूसरी तरफ से आवाज़ आई, दक्ष, पुलिस मेरे आदमियों के पीछे क्यों पड़ी है? दक्ष ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, अरे भाई, मैं तो पुलिस वाला नहीं हूँ, मुझसे क्यों पूछ रहा है? दूसरी तरफ से वो आदमी नाराज़गी दिखाते हुए बोला, पर यादव तो तेरा चमचा है ना? दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे वो तो बस मेरा दोस्त है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। दरअसल दक्ष जानबूझकर उस आदमी को परेशान कर रहा था, क्योंकि दक्ष ने ही इस आदमी और इसके गुंडों के पीछे यादव को लगवाया था। दक्ष की बातें सुनकर कॉलर का गुस्सा बढ़ गया और वो चिढ़ते हुए बोला, तुमने ही उसको मेरे पीछे पुलिस को लगवाया है दक्ष, ये तुमने ठीक नहीं किया। अब अगर मैं जेल जाऊंगा तो फिर तुम्हें भी लेकर जाऊंगा। तभी दक्ष ने मासूम होने का नाटक करते हुए जवाब दिया, अरे यार, तुमने गलतफहमी कैसे पाल ली? मैंने कुछ भी नहीं किया है, समझे? अब उस आदमी के सब्र का बांध टूट गया था। वो गुर्राते हुए बोला, सच बोलो दक्ष, तुम डरते हो क्या सच बोलने से? दक्ष हंसते हुए कहा, मैं किसी से भी नहीं डरता, पुलिस अपना काम कर रही है। कॉलर जानकारी के लिए दक्ष को दबाव डाल रहा था, लेकिन दक्ष ने अपना नाटक जारी रखा। आखिर में कॉलर ने फ्रस्ट्रेशन में कॉल काट दिया। दक्ष मुस्कुराते हुए खुद से बोला, इतना गधा नहीं हूँ मैं जो फ़ोन पे ये सब बोलूँ। अपने आप से हंसते हुए, गुप्ता, तुम्हें वो बात नहीं बोलनी थी, अब तुम्हारी खैर नहीं है। दक्ष एक सातिर मुस्कान के साथ खड़ा हो गया और फिर से वो किसी काम से बड़ी कोठी से बाहर चला गया। वहीं दूसरी तरफ गार्डन में आरोही परेशान होते हुए बोली, अरे हम तो सिर्फ सीधा काम ही जानते हैं, मिल में भी वही होता है और घर पे भी वही सिखाया गया है। सोहम ने अब आरोही को समझाते हुए कहा, नहीं, और भी तरीके होते हैं, जैसे गोटा पैटर्न और भी, ये सब दादाजी ने ही सिखाया था। अब आरोही ने कुछ सोचते हुए कहा, अब ये सब हमारे लिए नई बातें हैं, लेकिन अगर हमें एक अवसर मिलेगा दक्ष जी से काम सीखने का तो हम फिर से खुद को साबित कर पाएंगे। तब सोहम ने उसे बताया, आरोही, ऐसा नहीं हो सकता, दादाजी किसी को अपना व्यापार नहीं सिखाएंगे। ये सब कुछ पुश्तैनी काम है जो हमारा खानदान सदियों से करता आ रहा है और सिर्फ घर के लोग ही इसे सीख सकते हैं। दादाजी ने सीखा, फिर पापा ने सीखा, अब मैं और युग जल्द ही इस बारीकी काम को सीखने वाले हैं। सोहम की बात सुनकर आरोही चिंतित होकर बोली, मिल में काम हम कर नहीं सकते और हम नई तरह का काम भी सीख नहीं सकते, तो करें तो हम क्या करें? कम से कम हमें एक मौका तो दो। सोहम ने आरोही को समझाते हुए कहा, तुम्हें समझना चाहिए आरोही कि ये सब काम बहुत कठिन होता है। आरोही उत्साहित होकर सोहम की आंखों में देखते हुए बोली, पर हमें तो एक बार आजमाने का हक है। सोहम आरोही की तरफ अट्रैक्ट होने लगा था। वो परेशान होते हुए आरोही से बोला, आरोही, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे तुम्हारी मदद करूं। अभी सोहम और आरोही आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक राधिका गार्डन में चली आई। उनके मन में रह रह कर दक्ष की बातें घूमे जा रही थी। रोते रोते अब उनके आंसू सूख चुके थे। वो खुद से बोली, सच ही तो है, मेरा कोई नहीं है यहाँ, बस अब ऊपर वाला जल्दी बुला ले, यही इच्छा रह गई है। ये सब सोचते हुए अचानक से उन्हें चक्कर आ गए। उनका सर अचानक से घूम गया और उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि तभी उनकी व्हील चेयर का एक पहिया बड़े से पत्थर से जा टकराया। वो गिरने लगी। राधिका जोर से चिल्लाई। तभी आरोही की नज़र राधिका जी पर गई, जो कि सोहम के जस्ट पीछे ही थी। आरोही ने भाग के जाकर उन्हें थाम लिया और फिर सोहम की मदद से उन्हें वापस व्हील चेयर पर बैठा दिया और पूछने लगी, आप ठीक हैं ना बड़ी मालकिन? राधिका मायूस होकर बोली, हाँ मैं ठीक हूँ बेटा, लेकिन अब मेरा भी अंत समय आ रहा है। तभी सोहम उन्हें गले लगाकर बोला, बुआ दादी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अचानक क्या हुआ आपको, मुझे बताएं। आरोही ने जब राधिका को इतना परेशानी में देखा तो
उसका मन दुख सा गया। वो खुद से बोली, हमें लगता ही है कि राधिका जी को सच में केयर टेकर की ज़रूरत है। वो बहुत परेशान लग रही हैं। शायद हमको सोहम की बात मान लेनी चाहिए। हम उनका बिल्कुल अपनों के जैसा ख्याल रखेंगे। सोहम ने धीरे से राधिका जी को अपनी गोद में उठाकर उनके रूम में उनके बेड पर लेटा दिया और फिर पानी लेने के लिए यहाँ से चला गया। आरोही ने राधिका को कंबल उड़ाया और यहाँ से जाने लगी। तभी राधिका ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और बोली, बेटा थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाओ, मन बहुत घबरा रहा है। आरोही कुछ देर तक राधिका के पास बैठी रही। उनके चेहरे पर सुकून उतर आया और फिर थोड़ी देर बाद वो सो गई। तभी सोहम अचानक से कमरे में आया तो आरोही ने उसकी तरफ देखते हुए अपने ओठों पे उंगली रखकर शांत रहने का इशारा किया। दोनों लोग धीरे से राधिका के रूम से बाहर निकल आए। आरोही ने कुछ सोचते हुए सोहम से कहा, हमें लगता है कि हमें नौकरी कर लेनी चाहिए। हम राधिका मालकिन का ख्याल रखने के लिए तैयार हैं। आरोही की बात सुनकर सोहम खुश होकर बोला, सच? ये तो बहुत अच्छी खबर है। आरोही थोड़ा उदास होते हुए बोली, माँ कहती हैं कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। हमें किसी की सेवा करने में कोई दिक्कत नहीं है। बस हम कुछ और ही करना चाहते हैं, लेकिन हम अभी और कहाँ जा सकते हैं। अब यही नौकरी हमारी आखिरी उम्मीद है। सोहम की खुशी जरा देर में ही गायब हो गई थी। वो जानता था कि आरोही ये काम मजबूरी में कर रही थी और आरोही को इस कदर मजबूर देखकर उसे बुरा लग रहा था और उसके मन में दिल में आरोही के लिए एक अलग ही इज्जत और दिलचस्पी घर कर चुकी थी। इसलिए अब वो उसे नौकरानी के रूप में भी नहीं देख सकता था। आरोही ने जब सोहम को कहीं खोए हुए देखा तो फिर वो उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाकर आशावादी तरीके से बोली, कोई बात नहीं, भोलेनाथ जी सब अच्छा ही करते हैं। सोहम एक टक उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कैसे कर लेती हो तुम ये सब आरोही? चाहे जैसी सिचुएशन हो, एक पल में मुस्कुरा देती हो। फिर सोहम ने अचानक से आरोही का हाथ थाम लिया। एक पल के लिए वो सहम गई। वो आगे बोला, मैं तुमसे वादा करता हूँ आरोही, मैं तुम्हें इस स्थिति से बाहर निकालूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। आरोही सोहम का हाथ थामे हुए बोली, लेकिन क्यों? आप हमारी इतनी मदद क्यों करेंगे? सोहम के पास आरोही के बात का कोई जवाब नहीं था। वो खुद ही नहीं जानता था कि आरोही की परेशानियां या उसकी हरकतें उसे इतना इफेक्ट क्यों करती थी। वहीं कोई था जिसने आरोही को सोहम का हाथ थामे हुए देख लिया था और उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। इधर थाने में डर के मारे सन्नाटा पसरा हुआ था। सारा स्टाफ अपनी फाइल में घुसकर बिजी होने का नाटक कर रहा था। तभी थाने में खतरनाक पुलिस अफसर यादव ने एंट्री ली। उसे देखकर स्टाफ के साथ साथ सारे कैदी भी कांप जाते थे। यादव के दिमाग पर गुस्सा सवार था। वो चिल्लाया, हवलदार जोली, मैंने कहा था ना कि मेरे आने से पहले मेरी टेबल पर रोजाना के दर्ज हुए केसेस के फाइल होनी चाहिए। एक बार में समझ में नहीं आता क्या? हरामखोर, बस हराम की रोटी खानी है। हवलदार डरते हुए फाइल लेकर भागते हुए आया और इंस्पेक्टर यादव को फाइल पकड़ाते हुए बोला, सॉरी साहब, कल से नहीं होगा। यादव ने गुस्से से उसके हाथ से फाइल छीनी और पन्ने पलटने लगा। ये भुवनवा उस गुप्ता का आदमी है ना? क्या किया है इसने? वो साहब बस डराने के लाने पकड़ा है, अभी छोड़ देते हैं। हवलदार चाबी उठाकर जाने लगा तो यादव गुस्से में उसके हाथ से चाबी छीनते हुए चिल्लाया, जितना पूछा है उतना भग दे बस। वो साहब एक गांव की बच्ची को छेड़ रहा था। यादव ने बस इतना ही सुना, फिर वो अपना डंडा लेकर भुवनवा की सेल में घुस गया और एक डंडा मारकर पूछने लगा, चिन्ना को जानता है? आ कौन चिन्ना? भुवनवा चिल्लाया। तभी यादव ने दोबारा डंडा मारकर पूछा, अब कुछ याद आया? चिन्ना को तो मैं ढूंढ कर ही रहूँगा। उसके लिए अगर मुझे तेरी जान भी लेनी पड़े तो वो भी ले लूँगा। इधर सोहम ने अब तक आरोही का हाथ अब तक थामा हुआ था। तभी यहाँ पर कोई आया जो गुस्से से दोनों के हाथों की तरफ देख रहा था। तभी आरोही ने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लेती है। सोहम ने जब आरोही के नज़रों का पीछा किया तो देखा कि सामने पंकज खड़ा था। सोहम ने उसके हाथों से दवा का पैकेट लेते हुए कहा, थैंक्स बुआ दादी की दवा लाने के लिए। पंकज सोहम को देखकर मुस्कुरा दिया। फिर उसने आरोही की तरफ देखकर पूछा, तुम गई नहीं अभी तक?
तुमसे मतलब अपना काम करो ना। आरोही मुंह बनाते हुए बोली। अरे हमें जानने का हक है, हम तुम्हारे होने वाले पति हैं। पंकज का यूं आरोही पर हक जताना सोहम को जरा भी पसंद नहीं आया, लेकिन वो मजबूर था। वो पंकज से कुछ बोल भी नहीं सकता था। तभी आरोही ने पंकज की तरफ देखकर बोली, होने वाले हो ना, अभी हुए नहीं हो, इसलिए अभी अपने काम से मतलब रखो। इतना कहकर आरोही राधिका के कमरे में चली आई। उसके पीछे सोहम भी मुस्कुराते हुए अंदर आ गया। आरोही ने पहले तो सोहम से सारी दवाई समझी, फिर एक दवा निकालकर राधिका के सामने बढ़ा दी। तभी राधिका बोली, बेटा 4-5 गोलियां हैं, सारी एक साथ दे दो। नहीं, सारी गोलियां एक साथ नहीं खाई जाती, कहीं गले में अटक गई तो। हम तो एक एक करके ही देंगे। आरोही ने दूसरी दवा निकालते हुए कहा। सोहम आरोही की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, अब सही इंसान आया है। बुआ दादी मेरी बात तो आप सुनती नहीं हैं। अब आरोही आपका रोज ऐसे ही ख्याल रखेगी। राधिका ने प्यार से आरोही के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा तुम्हारा धन्यवाद। अगर मेरी कोई बेटी होती तो बिल्कुल तुम्हारी जैसी होती। आरोही राधिका की बात सुनकर मुस्कुरा दी। सोहम तिरछी नजरों से आरोही को ही घूरे जा रहा था कि तभी यहाँ पर दक्ष और युग आ गए। दक्ष ने सबके सामने चिंतित होते हुए पूछा, राधिका तुम गिर कैसे गई, ठीक तो हो ना? युग जाकर चुपचाप राधिका के बगल में उसका हाथ पकड़कर बैठ गया। राधिका ने झूठी मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस हल्का सा चक्कर आ गया था। लेकिन आरोही ने बिना कुछ कहे ही मेरा ख्याल इतने अच्छे से रखा कि अब मैं बिल्कुल ही ठीक महसूस कर रही हूँ। दक्ष ने आरोही को अपने पास बुलाते हुए कहा, आरोही यहाँ आओ, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। आरोही धीरे से दक्ष के पास चली आई। दक्ष ने शाबाशी देने के तौर पर धीरे से आरोही के पीठ पर अपना हाथ फिराया, जिससे वो असहज महसूस करने लगी। दक्ष जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए आरोही की तरफ देखे जा रहा था, जबकि आरोही अपने नजरें झुकाए हुए चुपचाप खड़ी थी। तभी राधिका ने दक्ष से पूछा, मैं सोच रही थी कि आरोही को अपनी सेवा के काम में लगा लूं। क्या मैं आरोही को केयर टेकर के काम पर रख सकती हूँ? मुझे बहुत ज़रूरत है इसकी। राधिका ने तो जैसे दक्ष के मन की बात ही छीन ली। उसके बिना कोई मेहनत किए आरोही कोठी में आ रही थी, यही तो वो चाहता था। दक्ष ने धीरे से अपना सिर हिलाकर कहा, हाँ हाँ आरोही, तुम्हारे लिए इसी तरह के काम सही हैं। कहाँ तुम मिल में काम करने के चक्कर में पड़ी हो, लड़कियों के लिए इसी तरह के काम होते हैं। दक्ष की बात सुनते ही आरोही ने नजरें उठाकर एकदम से उसकी तरफ देखा। दक्ष की नजरें गिद्ध की तरह आरोही को देखे जा रही थी, जबकि आरोही की नज़रों में रोष था, जिससे ये साफ जाहिर हो रहा था कि आरोही को दक्ष का ताना जरा भी पसंद नहीं आया था। आरोही को इस तरह से घूरते देखकर दक्ष ने उसकी पीठ से अपना हाथ हटाया और वहां से चला गया। आरोही ने अपने मन में यह दृढ़ निश्चय किया, भोलेनाथ जी, आज हम ये कसम खाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए, आरोही अपनी पहचान तो बनाकर ही रहेगी। तभी युग बोला, बुआ दादी को आराम करने देते हैं, चलो हम लोग बाहर चलते हैं। तीनों लोग बाहर वाले कमरे में चले आए। तभी सोहम ने आरोही की तरफ देखकर पूछा, पर आरोही, जॉब से क्या होगा? तुम तो कह रही थी कि तुम्हें शादी नहीं करनी। आरोही ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे काम का जुगाड़ हो गया ना, तो अब शादी का भी हो जाएगा। आरोही का बिंदास एटीट्यूड देखकर सोहम के चेहरे पर मुस्कान आ गई, तो वहीं युग हंसते हुए बोला, हाँ भाई, क्यों टेंशन लेते हो, इनका तो नाम ही काफ़ी है, तो फिर शादी कौन सी बड़ी बात है, बहुत पावरफुल इंसान है ये। युग की बात सुनकर आरोही हंसने लगी। तभी सोहम ने चौंकते हुए पूछा, तुम लोग एक दूसरे को जानते हो क्या? हाँ, मैं बस इतना जानता हूँ कि ये लड़की बहुत बिंदास है। इसने जब मेरे सड़ू से भाई को हंसाना सिखा दिया, तो कुछ तो खास है इसमें। सोहम युग की तरफ गुस्से से देखते हुए बोला, तो क्या मैं तुम्हें बोरिंग और सड़ू लगता हूँ? और नहीं तो क्या? ये बात युग और आरोही ने एक साथ बोले और फिर दोनों हंसने लगे। आरोही के चेहरे पर मुस्कान देखकर सोहम भी मुस्कुरा दिया था। सोहम बोला, युग, ये है इस गांव में मेरी सबसे पहले दोस्त आरोही। इसके केयर टेकर वाले काम पर मत जाना, ये लड़की बहुत टैलेंटेड है। मैंने तुम्हें फॉरेनर वाले प्रोजेक्ट के बारे में बताया था ना, उसमें आरोही ही मेरी पार्टनर थी। ओह अच्छा, तो ये तुम थी। मैंने तुम्हारे डिज़ाइन देखे थे, सच में वो माइंड ब्लोइंग थे।
मुझे उम्मीद है कि तुम ज़िंदगी में ज़रूर कुछ बड़ा करोगी। अपने टैलेंट को वेस्ट मत होने देना। एक ही तो लाइफ है। युग की बात सुनकर आरोही में एक नया जोश भर गया था। उसने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर बोली, तो तुम सोहम जी के छोटे भाई हो और तुम लोग के बाबा कहाँ रहते हैं? वो कभी दिखे नहीं। आरोही के मुंह से अपने फादर के बारे में सुनकर सोहम और युग दोनों के चेहरे उतर गए थे। दोस्तों, आज के लिए इतना है। इसके आगे क्या होगा यह हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। जब तक ये देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, जिससे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।